बिहार से शुरू कर लेते हैं, इन्हीं चारों राज्यों पर जरा बात कर लेंगे। बिहार के अंदर जब तक नीतीश कुमार आरजेडी महागठबंधन इंडिया गठबंधन में थे, तब तक ये माना जा रहा था कि बीजेपी को 24 में नुकसान होगा 2019 के मुकाबले। हालांकि अभी आपने कहा कि बीजेपी को एक सीट का फायदा नहीं होगा नीतीश कुमार के साथ आने से। नीतीश कुमार के साथ आने से बीजेपी पार्टी को यहाँ नुकसान होगा। तो इसलिए नुकसान होगा कि नीतीश कुमार का अपना कोई वोट बैंक यहाँ बचा नहीं है, खासकर लोकसभा के चुनाव के नजरिए से। नीतीश कुमार के साथ आने से नुकसान बीजेपी को यह है कि अब वो ज्यादा सीट लड़ नहीं सकते हैं। पिछली बार 2019 में बीजेपी एनडीए अलायंस यहाँ 39 सीट जीती 40 में, लेकिन उस 39 में बीजेपी सिर्फ 17 जीती, क्योंकि वो लड़े ही 17 थे। अगर बीजेपी बिना नीतीश के लड़ती तो शायद 30 सीट के आसपास लड़ते, और उसमें अगर वो 20 भी जीतते तो भी उनकी टैली पीछे बार से बढ़ती। अब वो उतनी सीट लड़ेंगे नहीं, तो नेट या तो 2-4-5 सीट का फायदा होगा या नुकसान होगा। लेकिन एनडीए को यहाँ पहले भी बहुत बड़ी बढ़त थी बिहार में, और नीतीश कुमार के आने के बाद से वो बढ़त थोड़ी और 1-2% से और मजबूत हुई होगी। लेकिन नीतीश कुमार के आने से एनडीए की ताकत बिहार में बढ़ गई है, ऐसा जो लोग दिल्ली में बैठ के एनालिसिस कर रहे हैं, उनको बिहार की पॉलिटिक्स का जमीनी हकीकत का कोई जानकारी नहीं है। वो जो मोदी और अमित शाह की जोड़ी एक सीट पर फोकस करती है, जो आपने कहा कि बहुत फोकस्ड है, तो नीतीश कुमार को एनडीए के पाले में लाकर बिहार 40 लोकसभा सीटें, 40 में से 40 स्ट्राइक रेट का इंतजाम तो किया? नहीं, वो उनको मालूम था कि यहाँ पर हम जीत रहे हैं। नीतीश कुमार को सीट के लिए लेकर नहीं आए हैं। नीतीश कुमार को वो साइकोलॉजिकल उस लड़ाई को जीतने के लिए लेकर आए हैं कि नीतीश कुमार इंडिया गठबंधन बना रहे थे, उसके अगुआ थे, प्रधानमंत्री का चेहरा बन रहे थे विपक्ष के, तो उसी को तोड़ के ला दो। तो एक झटके में जो साइकोलॉजिकल झटका दिया बीजेपी ने, उसके लिए दिया। उनको इलेक्टोरल यहाँ कोई फायदा नहीं है, उनको तो इलेक्टोरल नुकसान है इसका। लेकिन इट इज लाइक, अंग्रेजी में एक फ्रेज है, लूजिंग द बैटल टू विन द वॉर। ये बिहार में थोड़ा नुकसान सह लो 5 सीट का, लेकिन जो इंडिया अलायंस की कहानी बनाने की कोशिश की जा रही थी, उसको जड़ से ही खत्म कर दो। इसलिए नीतीश को लेकर आए हैं। वो लोग ऐसे लोग नहीं है कि उनको आंकड़े सर्वे सब उनके पास होते हैं। उनको मालूम है कि भैया बीजेपी नीतीश के भरोसे बिहार जीत रही है या सीट बढ़ा रही है, ऐसी बात नहीं है। नीतीश के आने से बीजेपी को फायदा नहीं है, नीतीश के विपक्ष के छोड़ने से विपक्ष को, इंडिया अलायंस को बहुत बड़ा नुकसान, साइकोलॉजिकल नुकसान हुआ। तो साइकोलॉजिकल नुकसान 24 के लिहाज से बीजेपी ने, आप कह रहे हैं, इंडिया गठबंधन को पहुंचा दिया। तो इस सब के बीच नीतीश कुमार और या फिर कहा जाए पूरी की पूरी जेडीयू, उसका सियासी भविष्य कितना? कुछ नहीं, खत्म। वो तो पहले भी खत्म था, आज भी खत्म है। देखिए, मैं पिछले 7-8 महीने से रोज कैमरे पे कह रहा हूं कि नीतीश कुमार अगर महागठबंधन में चुनाव लड़ेंगे तो उनको 5 सीट भी नहीं आएगा। कहीं ना कहीं नीतीश कुमार, उनके पार्टी, उनके नेता भी ये समझ रहे थे, इसीलिए चुनाव छोड़कर भागे। अब एक ही परिस्थिति में वो महागठबंधन में रहते, वो रिस्क तब लेते जब वो नीतीश कुमार प्रधानमंत्री के अगर चेहरा हो जाते, तो बिहार में एक माहौल बनाया जा सकता था कि बिहार का कोई आदमी प्रधानमंत्री का चेहरा, इसलिए उनको सीट मिल सकती थी। वो हुआ नहीं। तो ये कॉमन पॉलिटिकल सेंस है कि भैया अगर हम चुनाव लड़ेंगे महागठबंधन में और हमारे 5 सीट भी नहीं आएगा, तो उसके बाद तो पार्टी टूट जाएगी, सीएम पद से भी इस्तीफा देना पड़ेगा, पार्टी भी जाएगी। तो उससे अच्छा है कि अभी ये खून का घूंट पी लो, ह्यूमिलेशन सह लो, अभी भाजपा में चल लो, कम से कम पार्टी बच जाएगी। लेकिन जैसे ही लोकसभा जीत कर वो आएंगे, तो अब दूसरी परेशानी शुरू होगी। वो परेशानी शुरू होगी कि भाजपा की इतनी ताकत होगी, भाजपा वाले इनको क्यों अपने कंधे पे उठा के घूमेंगे। तो इनको किसी न किसी तरीके से यहाँ से और कट टू साइज किया जाएगा। और जदयू एज ए राजनीतिक पार्टी का अब कोई भविष्य नहीं बचा हुआ है। जितने दिन नीतीश कुमार को भाजपा अपने मर्जी पर मुख्यमंत्री रखती है, उतने दिन है। जिस दिन वो मुख्यमंत्री हटे तो पार्टी तो पहले ही नीचे खत्म है। कई बार प्रशांत किशोर को ऐसा महसूस होता है कि मैं यहाँ आज सुबह जब आई हूँ आपसे इंटरव्यू करने के लिए, आप जितनी मेहनत जनसुराज को लेकर कर रहे हैं, कि वहाँ नीतीश कुमार ने जेडीयू में जिस तरीके से आपको जगह दी थी, एक परसेप्शन था कि आप ही उत्तराधिकारी हैं, तो वो बनी बनाई पार्टी आपको मिल जाती है? नहीं, मैं जीवन में कभी शॉर्टकट में यकीन नहीं रखता हूँ। मैंने जीवन में 1-2 जगह जहां कहीं भी शॉर्टकट लेने का प्रयास किया, मुझे झटका ही लगा है। तो मेरे दिमाग में ऐसा नहीं है कि नीतीश कुमार ने पहले दिया था, वो आज भी मैं जाऊं, आज भी मुझे रख लेंगे। ये अभियान शुरू करने से पहले भी मेरी मुलाकात हुई, मैंने ट्विटर पे ट्वीट किया हुआ है कि उन्होंने ऑफर भी दिया, बताया, समझाया। मैंने कहा कि मैं अब वो काम नहीं करना चाहता हूँ। और नीतीश कुमार अकेले व्यक्ति नहीं जो अपने दल में लाकर मुझे जगह देना चाहते हैं। मैंने देश में जिन दलों के साथ भी काम किया, ज्यादातर दल यही चाहते हैं कि भाई आप हमारे दल में रहिए, राज्यसभा चले जाइए, पार्टी की जिम्मेवारी ले लीजिए। नेता तो यही चाहेगा भाई आप मैं उसकी पार्टी को बढ़ाऊं। लोग और दूसरे दल के नेता क्या चाहते हैं वो मेरी प्राथमिकता नहीं। मेरी प्राथमिकता, मेरी अपनी सोच क्या है, मैं क्या करना चाहता हूं जीवन में। मैं अपने जीवन में
10 साल मैंने उस काम को किया, मेरी अपनी पहचान समझ एक बनाई। अब उस समझ उस पहचान को लेकर मैं बिहार के लोगों के लिए कुछ करना चाहता हूं, मेरे जीवन की वो प्राथमिकता है। आपकी नहीं, ये खुद लीड लेना चाहती है। लोगों का ऐसे कहते भाई अरे पहले दूसरे को जिताते थे, अपने जीतना चाहते थे, ये भ्रम है आपका। मैं काम वही कर रहा हूं जो पहले कर रहा था। मैं पहले नेताओं को, दलों को समझाता था, उनको कैसे बेहतर अपने संगठन को बना सकते हैं, कैसे अपनी नैरेटिव बना सकते हैं, कैसे जनता के बीच जा सकते हैं, कैसे चुनाव लड़ जीत सकते हैं। यही काम मैं आज भी कर रहा हूं, सिर्फ दलों और नेताओं को नहीं, अब मैं बिहार की जनता को ये समझा रहा हूं। तो कैनवेस बड़ा हो गया है, और चूंकि कैनवेस बड़ा और नया है तो ये आपको थोड़ा केयोटिक दिख रहा है, आपको लग रहा है ये साथ में आएगा कैसे, लेकिन मैं बिल्कुल देख रहा हूं अपने 18 महीने के अनुभव से कि इसको किया जा सकता है। गांव गांव में जो सलाह मैं नीतीश कुमार को दूं, ममता बनर्जी को दूं, जगनमोहन रेड्डी को दूं, वो सलाह मैं गांव में जब लोगों को दे रहा हूं तो उसमें वो लोग हैं जिनको कि ये सलाह के जरिए एक साथ लाया जा सकता है, एक नया विकल्प, नई व्यवस्था बनाई जा सकती है। पैसे को लेकर पूछा जा रहा है कि इतना पैसा प्रशांत किशोर के पास कहां से आता है? मतलब इसमें तो बहुत पैसा, बहुत इसमें पैसा तो लगता ही है, और मैं हर दिन उसका जवाब भी देता हूं कि इस पूरे अभियान को फिनेंशियली वो लोग मदद कर रहे हैं जिन लोगों को हमने पिछले 10 वर्ष में चुनाव जीतने में, सरकार बनाने में मदद करी है। इसका मतलब ये नहीं कि कोई नेता पैसा दे रहा है या कोई पार्टी पैसा दे रही है। देश में 5-6 राज्य ऐसे हैं आज भी जहां उन लोगों की सरकार है जिनके सरकार बनाने में हमने कंधा लगाया है। उनसे राज्यसभा नहीं मांगा, उनसे मिनिस्ट्री नहीं मांगी, उनसे पैसे फीस नहीं लिए। इसीलिए नहीं लिया कि कभी जीवन में जब जरूरत पड़ेगी तो आपसे मदद मांगेंगे। आज उनसे मदद मांग रहे हैं कि बिहार में जो देश का सबसे गरीब और पिछड़ा राज्य है, मैं एक ईमानदार प्रयास करना चाहता हूं, मेरी मदद कीजिए। 5-6 राज्यों में जो लोग सरकार में हैं या उनके जो समर्थक हैं वो थोड़ी थोड़ी भी मदद करेंगे तो ये अभियान चल नहीं, मैं सारे लोग मदद कर रहे हैं जिनकी भी मैंने मदद की है पिछले, सारे लोग मैं कह रहा हूं जिनकी भी मैंने मदद की है पिछले 8-10 सालों में, सबको पता है किनकी सरकार बनाने में हमने मदद की है। तो यहाँ नीतीश और लालू की भी बन रही थी, बिल्कुल करी थी। तो नीतीश और लालू के भी उस समय जो मददगार रहे होंगे वो लोग हमको मदद कर रहे हैं, कि उनको मालूम है कि अगर मैं नीतीश लालू का महागठबंधन बनाकर यहाँ जितवा सकता हूँ तो ये जो प्रयास कर रहा हूँ इसमें भी सफलता मिल सकती है। अच्छा, आप इतनी कोशिश कर रहे हैं। मैं आपको ये बता, फिर मैं, आपने ठीक सवाल पूछा है। कोई ये भी कहता भाई बीजेपी का भी आप मदद किए तो वो लोग भी पैसा दे रहे। पार्टी टीएमसी और बीजेपी पैसा नहीं दे रहा है, लेकिन बीजेपी को जो लोग मदद करते हैं उन्होंने मेरी कार्यशैली को देखा है, मेरी क्षमता को जानते हैं थोड़ा या कम। मतलब वो लोग है आपका, उसमें इन्वेस्टर्स आ रहे हैं, आपका पोटेंशियल देखकर इन्वेस्टर्स इन्वेस्टर तो नहीं कहूंगा, ये वो लोग हैं जिन्होंने मुझे काम करते हुए इन दलों के साथ, नेताओं के साथ देखा है, और इनको ऐसा लगता है जब मैं उनको रीच आउट करता हूं कि ये बिहार में एक प्रयास कर रहे हैं, ये प्लान है, ये खर्च है, आप हमारी मदद कीजिए, तो वो लोग मदद कर रहे हैं। बिहार में हम बैठे हुए हैं, 25 में आप भी चुनावी एंट्री करने वाले हैं। ऐसे में तेजस्वी यादव को लेकर एक सवाल आता है मन में, तेजस्वी का टाइम आपको लगता है बिहार में आएगा? देखिए, व्यक्ति की तो मैं कोई बात नहीं करता हूं, लेकिन ये जो मतलब राजनीति में काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती है। ये लोगों का भ्रम है कि आरजेडी कोई बहुत बड़ा दल है बिहार में और लालू जी का करिश्मा यहाँ कायम है। आप आंकड़ों को देखते नहीं। एक जमाना था जब लालू जी की यहाँ तूती बोलती थी, तब लालू जी बिहार झारखंड एक होता था। 54 में 51 सांसद उनके जीत कर आए थे। आपके दर्शकों के लिए और आपके लिए बता दूं कि आज बिहार झारखंड मिलाकर आरजेडी के 0 सांसद हैं, 0, शून्य। एक जमाना था जब वो पूरा बिहार उनके नाम पर वोट करता था। आज लालू जी के नाम पर वोट नहीं पड़ता है, लालू जी के डर से वोट पड़ता है, या लालू जी के जो लोग भाजपा से डरते हैं वो लालू जी को वोट करते हैं। लालू जी के पक्ष में वोट देने वालों की संख्या बहुत कम रह गई है। मुझे किसी ने बताया भाई लालू जी बिहार के इतने बड़े नेता थे, वो प्रधानमंत्री क्यों नहीं बने? तो मेरा अपना जो आकलन है लालू जी के अपने राजनीतिक जीवन का, लालू जी किसी जमाने में जब उन्होंने शुरुआत की, जब बहुत बड़े नेता थे, तो वो गरीबों के नेता थे, फिर वो पिछड़ों के नेता बने, फिर वो यादवों के नेता बने। आज के तारीख में लालू जी या उनके सुपुत्र तेजस्वी जी राजद के यादवों के नेता हैं, वो बिहार के यादवों के भी नेता नहीं है। बिहार में सीएसडीएस का सर्वे, पार्टी है, सुन तो लीजिए आप, बिहार का सीएसडीएस का सर्वे उठाकर देख लीजिए, 30% से ज्यादा यादव समुदाय के लोगों ने भाजपा को पिछले लोकसभा में वोट किया है। तो मैंने आपको जो कहा कि वो किसी जमाने में, अब आज देखिए आप कह रहे हैं कांग्रेस की हालत बहुत खराब है, लेकिन कांग्रेस को तो आज 50 से ज्यादा एमपी हैं।
अगर आप या मैं पार्टी बना लूं और हमारे 55 सांसद आ जाएं तो लोग कहेंगे कि प्रशांत किशोर इज द न्यू राइजिंग स्टार ऑफ इंडिया। लेकिन कांग्रेस की अगर 50 सीट आए हैं तो आप और हम क्या कह रहे हैं कि कांग्रेस खत्म हो रही है, बिल्कुल बर्बाद हो गई, क्योंकि वो किसी जमाने में उनके 400 सीट होते थे। तो आपने जो आपका जो सवाल पे आ रहा हूं कि आज उनके 75 या 77 एमएलए हैं, तो ये वो पार्टी है जो कभी 51 सांसद होते थे जिसके, उसके अगर आज 75 विधायक हैं तो वो पार्टी बढ़ रही है या घट रही है? तो भविष्य इसी से आप देख लीजिए। आप चढ़ान पर नहीं है, आप ढलान पर हैं। और राजनीति में मोमेंटम का बहुत बड़ा, डायरेक्शन का बहुत बड़ा असर होता है। एब्सोल्यूट एक किसी गिवन पॉइंट पर आपको क्या हुआ उससे ज्यादा जरूरी है कि आप डायरेक्शनल कॉल देखिए। तेजस्वी यादव, एक मिनट देखिए, एक मिनट आप बीजेपी को देखिए। बीजेपी 1984 में 2 सीट पर आई। उसके बाद अगर आप बीजेपी का ग्राफ 2019 तक प्लॉट करेंगे तो 2009 में एक छोटा डिप आया, एक, लेकिन ग्राफ एक तरफा ऊपर बढ़ता जा रहा है। कांग्रेस का ये रिवर्स प्लान कीजिए 1984 से। कई बार लोगों को लगता है कांग्रेस कल हार गई, परसों हार गई। 1984 के बाद से कांग्रेस आज तक देश में चुनाव जीती ही नहीं है, पूरा देश नहीं जीती है। वो 15 साल सत्ता में रहे लेकिन वो चुनाव देश में नहीं जीते। मैं आपको एक उदाहरण देकर आपके दर्शकों को बताना चाहता हूं। 1989 में कांग्रेस के 198 सांसद जीते राजीव गांधी के नेतृत्व में। पूरे देश ने कहा कांग्रेस हार गई, बीपी सिंह प्रधानमंत्री बने। 2004 में जिस इंडिया सैनिक की आप बात कर रहे थे, कांग्रेस के 142 सांसद आए। पूरा देश कह रहा है भाई सोनिया गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस जीत गई। मेरे भाई, कांग्रेस पार्टी के तौर पे तो आप 198 से घट के 142 हो गए। तो किसी चीज को देखने का जो नजरिया है हर आदमी का अलग अलग है। आप कह रहे हैं कि आरजेडी बहुत, यहाँ पे 75 उनके विधायक हैं। मैं ये देख रहा हूं कि भाई इनके 51 सांसद होते थे, आज 0 सांसद हैं। किसी जमाने में इनके 250 विधायक होते थे, आज 70 बचे रह गए। राजनीति का ग्राफ ढलान पर बता रहे हैं। बिल्कुल उनका ढलान पर है। उत्तर प्रदेश पर आ जाते हैं। उत्तर प्रदेश में एक जो गठबंधन की कोशिश की गई, अब आरएलडी उसमें से पहले ही निकल गई, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस में बात नहीं बनी। क्या गठबंधन अगर सही से बन पाता इंडिया का, तो उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा सियासी सूबा, वहां बीजेपी को कंटेन किया जा सकता था? गुंजाइश नहीं, बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। जैसा मैंने पहले आपको कहा, जो यूपी का गठबंधन है उसकी कोर जो ताकत है वो सपा है। और जब तक सपा मजबूत नहीं होगी तब तक उस अलायंस की बहुत बड़ी संभावना बनती नहीं। जब सपा बसपा अलायंस हुआ पिछली बार, दैट वाज द बेस्ट अपॉर्चुनिटी। अब बीएसपी डेसिमेट हो गई है और बीएसपी का जो वोट शेयर कुछ उन्होंने रिटेन किया, कुछ भाजपा में चला गया, कुछ शायद सपा को भी आया होगा, तो वो ताकत कम हुई है। सपा को भी क्लोजली फॉलो करने वालों को देखना चाहिए। कई बार लोगों को लगता है भाई मुलायम सिंह जी, जो सब नेताजी जो बड़े नेता थे, मुलायम सिंह जी के सक्रिय राजनीति से हटने के बाद से अखिलेश यादव के नेतृत्व में सपा आज तक चुनाव नहीं जीत पाई है। 2014, 2012 में जीते थे। 2000 पहली जब पिछली बार चुनाव लड़े जीते ये यूपी में, जब सरकार बनी 2009-10 में, उस समय मुलायम सिंह यादव चेहरा थे, शिवपाल जी थे, अखिलेश जी, उसमें एक उनकी प्रोमिनेंट भूमिका थी। लेकिन चुनाव मुलायम सिंह यादव जी के चेहरे पर, उनके नेतृत्व में लड़ा गया। जीतने के बाद अखिलेश जी को बनाया गया सीएम। लेकिन उसके बाद जब से मुलायम सिंह यादव जी हटकर अखिलेश जी का चेहरा बन गया, उसके बाद से 4 बड़े चुनाव हुए, 2 लोकसभा 2 विधानसभा। चारों चुनाव में सपा बुरी तरह हारी है। 2014 के लोकसभा चुनाव हुए, अखिलेश जी मुख्यमंत्री थे, उस समय सपा को 5 सांसद आए। 2017 में कांग्रेस के साथ अलायंस में लड़े, 50-55 विधायक आए। 2019 का लोकसभा चुनाव वो बसपा के साथ अलायंस में लड़े, बसपा को 10 आए लेकिन सपा को 5 ही आए। फिर 2022 में जब उन्होंने चुनाव लड़ा विधानसभा का, फिर उनको बुरी तरह हार का सामना करना पड़ा। तो अखिलेश जी के नेतृत्व में सपा अभी तक चुनाव जीती नहीं है। ये बात मैं बार बार आपको कह रहा हूं, चाहे वो राहुल जी हो, तेजस्वी हो, अखिलेश हो, पार्टियों का नेतृत्व मिलना, चूंकि आपके पिताजी की पार्टी है तो परिवार की पार्टी है तो आप उसका नेतृत्व ले सकते हैं। पार्टी का नेता बनना आसान है, देश का, राज्य का नेता बनना अलग है। आपकी पार्टी है, आपके पिताजी लालू जी हैं तो आप राजद के नेता बन जाएंगे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप बिहार के नेता बन गए। आप मुलायम सिंह जी के लड़के हैं तो आप सपा के नेता बन जाएंगे। तो सपा का जो वोटर है, काडर है, सिस्टम है, व्यवस्था है, वो आपको नेता मान लेगा। लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता ने आपको नेता माने, इसके लिए तो आपको लंबे प्रयास की जरूरत है। बंगाल पर जरा, वहां पर ममता बनर्जी और दीदी की शैली बेहतर तरीके से आप दर्शकों को बता पाएंगे, क्योंकि एक परसेप्शन उनके बारे में बनता है कि साहब बहुत ही जिद्दी किस्म की औरत हैं,
वो जो फैसला ले लेती हैं शायद उस पर टिकी रहती हैं अपने फैसले पर, लेकिन इंडिया गठबंधन के साथ आई और फिर गठबंधन से अलग हो गई। इससे ममता बनर्जी की जो सियासत है बंगाल में, उसे फायदा होगा या नुकसान? देखिए, मैं दीदी के साथ मैंने 2 साल काम किया है हाँ जी। और बंगाल के चुनाव में मैंने दीदी को फ्लेक्सिबल अच्छा। और काम करने में बहुत, जिसके साथ काम करने में आसानी हो वैसा ही पाया। मुझे कम से कम व्यक्तिगत तौर पर मैंने ये कई मौकों पर मैंने कहा है कि मुझे दीदी के साथ काम करते हुए कोई दिक्कत हुई नहीं। 2 साल मैंने बड़े आराम से और मजे से काम किया वहां। आज उनकी क्या स्थिति है, क्या परिस्थिति है, मैं बंगाल से सीधा जुड़ा हुआ नहीं हूं, लेकिन मैं बंगाल में बीजेपी और टीएमसी में बड़ी लड़ाई देखता हूं। कई लोगों को जो ऐसा लग रहा है कि विधानसभा में जिस तरह की सफलता टीएमसी को मिली थी, इसका मतलब है कि बीजेपी एकदम कमजोर पड़ गई है पश्चिम बंगाल में, वो बहुत बड़ी भूल कर रहे हैं। बंगाल में बीजेपी इज ए राइजिंग फोर्स अच्छा। और टीएमसी को बहुत बड़ी चुनौती है, और टीएमसी ने अगर ठीक से चुनाव नहीं लड़ा तो उनको 2019 की तरह झटका भी लग सकता है। ये बंगाल के अंदर अभी संदेश खाली वाला मामला बहुत कर रहा है, तो ये जो संदेश खाली में हो रहा है, इसको आप एक चुनावी पैतरे के तौर पर या ये मौसमी माहौल के तौर पर खबर, या फिर ये ध्रुवीकरण के लिए किया जा रहा है एक प्रयोग? नहीं, देखिए, जो वहाँ मुद्दा है मैं तो जानता नहीं हूँ कि एग्जैक्ट मुद्दा क्या है। सरकार का एक अपना पक्ष है, विपक्ष का एक अपना नजरिया है, आगे जांच होगी और एजेंसियां लगेंगी, लोग भी रिपोर्ट कर रहे हैं। जब आप सत्ता में हैं और इस तरह की घटना सही या इन टर्म्स ऑफ परसेप्शन अगर आ जाए तो सत्ता में बैठे हुए दल और नेता को उसका नुकसान होना ही होना है। ये बात आप मानकर चलिए। वो सही हो ना हो वो अलग बात है, वो तो जांच का विषय है, लेकिन इन प्योरली इन टर्म्स ऑफ परसेप्शन मैं इसको टीएमसी के लिए नेगेटिव मानूंगा, इसको पॉजिटिव नहीं मानूंगा। ठीक है, अब मैं महाराष्ट्र की तरफ आते हैं। आपने एनसीपी का भी जिक्र किया। महाराष्ट्र, क्या आपको ऐसा लग रहा है कि सबसे ज्यादा जिसके बारे में कुछ आप अनुमान लगा ना पाए, उस तरीके का एक राज्य बनकर उभरा है? क्योंकि वहां पर जो इंडिया गठबंधन वाले दल हैं वो दो फाड़ हो चुके हैं, एनडीए का बिल्कुल शक्ल बदली हुई है, महाविकास अघाड़ी की शक्ल बदली हुई है। क्या देखिए, महाराष्ट्र की जो स्थिति है, मैं कोई महाराष्ट्र का या किसी भी राज्य का एक्सपर्ट नहीं हूं, मैं तो ऐसे बैठ के आपसे चर्चा कर रहा हूं। महाराष्ट्र की जो पॉलिटिकल सिचुएशन वो इतना मेस है कि उस पर किसी भी तरह की कोई टीका टिप्पणी करना ही बड़ा मुश्किल है। लेकिन मैं इतना जरूर कह सकता हूं कि इंडिया अलायंस के लिए अगर एक कोई फर्टाइल ग्राउंड था वो था महाराष्ट्र, और कहीं ना कहीं बीजेपी भी इस बात को समझती है। बिहार के मुकाबले भी महाराष्ट्र बिल्कुल सबसे फर्टाइल ग्राउंड महाराष्ट्र था, और बीजेपी को इसकी भनक, इसकी खबर, इसकी जानकारी है। इसीलिए आप अगर पिछले 1 साल में प्रधानमंत्री के दौरे अगर देखें, नॉन पॉलिटिकल दौरे, तो सबसे ज्यादा दौरे उन्होंने महाराष्ट्र और तमिलनाडु में किए हैं। ये दौरे ऐसे नहीं बनाते ये लोग, तो रोज आंकड़े देख रहे हैं, फीडबैक उनको आ रहा है, उसके आधार पे कर रहे हैं। कहीं ना कहीं भाजपा को भी इस बात का एहसास रहा है कि महाराष्ट्र में स्थिति गड़बड़ हो सकती है, लेकिन विपक्ष जिस तरीके से महाराष्ट्र को एक्सप्लॉइट कर सकता था पॉलिटिकली अपने फेवर में, मुझे नहीं लगता है कि वो आज इस स्थिति में है कि वो उसको एक्सप्लॉइट कर पाए। और इसका मतलब ये नहीं है कि ये तोड़ फोड़ की मैं बात कर रहा हूं। ओवरऑल जो पब्लिक सेंटिमेंट है, जो एक सिंपैथी थी, जो एक ग्रास रूट पर आयुड से उथल पुथल थी, उसका फायदा विपक्ष उठा सकता था। आज वो कितना उठा पाएगा मुझे उसको लेकर डाउट है। लेकिन अगर मैं इंडिया अलायंस को एडवाइस कर रहा होता हाइपोथेटिकली, जो थैंकफुली मैं नहीं कर रहा हूं, तो मैं उनको कहता महाराष्ट्र इज द लो हैंगिंग फ्रूट, जहां पर बड़ी सफलता मिल सकती है। अगर वो प्रयास आज से 6 महीना साल भर पहले किया गया होता तो महाराष्ट्र वो स्टेट है जहां बीजेपी को बैकफुट पर डाला जा सकता था। बिहार वो जगह नहीं थी, महाराष्ट्र वो जगह थी। लेकिन प्योर एरिथमेटिक हिसाब से अगर देखा जाए तो महाराष्ट्र के अंदर तो नंबर गेम, वो जिस तरीके से पार्टियों में तोड़फोड़ हुई है, उसी का सबसे बड़ा खमियाजा लगता है ना? नहीं, देखिए, पार्टी नेता के इधर उधर जाने से वोटर थोड़ी ना जाता है। वो तो विधायक भागेंगे, एमपी भागेंगे, कुछ काडर इधर उधर होता है, उसका कुछ असर हो सकता है परसेप्शनल या अदरवाइज, सिंबल ही चले गए, उससे कोई फर्क नहीं है। वो तो शरद पवार जी एक यूनिक पॉलिटिशियन है, उन पर मैं टीका टिप्पणी नहीं करना चाहता हूं। मैं एक ही बात कह सकता हूं कि इंडिया अलायंस अगर बीजेपी के हिसाब से देखें तो एक प्रॉब्लमेटिक स्टेट जो उनके लिए था वो महाराष्ट्र था, और धीरे धीरे महाराष्ट्र को उन्होंने रिकूप किया है। और उसको अदर वे कहें तो इंडिया अलायंस के पास जो अपॉर्चुनिटी थी महाराष्ट्र में, कहीं ना कहीं दे हैव अलाउड इट टू स्लिप अवे। दूसरा स्टेट मैं कर्नाटक मानता हूं, जहां कांग्रेस कुड हैव कंसोलिडेटेड इन ए बिग वे। वो भी मुझे लग रहा है कि नाउ बीजेपी इज फाइटिंग बैक।
तीसरा स्टेट में वेस्ट बंगाल मानता हूं, जहां बीजेपी वाज डाउन इन डंप्स, दे हैव बीन अलाउड टू कम बैक। और मुझे लग रहा है कि इन तीनों स्टेट जो बड़े राज्य हैं, इन 3 बड़े राज्यों में, और अगर विधानसभा के नजरिए से देखूं तो मध्य प्रदेश वो राज्य था जहां बीजेपी बैकफुट पर थी कर्नाटक के बाद, वहां पर कांग्रेस हैज अलाउड बीजेपी टू कम बैक। नहीं तो बंगाल के अंदर अगर ममता कांग्रेस और लेफ्ट के साथ आ जाती तो वो नहीं कंटेन किया जा सकता। मैं बात भाई, पिछला जो विधानसभा चुनाव हुआ था, हाँ। उसमें तो लेफ्ट और कांग्रेस दीदी के साथ नहीं थे, फिर भी भाजपा को 77 पर उतार दिया गया। सिर्फ अलायंस कर लेने मात्र से, नेताओं के साथ में आने से कोई चुनाव जीत हार नहीं होती है, वो तो एक पहलू है सिर्फ। मैं ये कह रहा हूं कि बंगाल में बीजेपी वाज डेसिमेटेड बिलो 10, बीजेपी हैज मेड ए कमबैक, इज मेकिंग ए कमबैक और अपीयरिंग टू बी मेकिंग ए कमबैक। In Maharashtra, BJP was in back foot. India Alliance, for the lack of their effort and strategy, again has allowed that gain to go away. और कर्नाटका जहां बीजेपी एकदम बैकफुट पर चली गई थी, कांग्रेस को लीड था, वहां पर भी मुझे लग रहा है कि बीजेपी इज गोइंग टू मेक एन स्टनिंग कमबैक। और ये तीनों चारों स्टेट में जो कमबैक है, इसी वजह से आप देख रहे हैं कि फिर से जो चैटर है कि 330, 350, ये सब जो बातें हो रही हैं, वो बीजेपी वाले इसलिए कर पा रहे हैं कि इन 3-4 राज्यों में जहां उनको परेशानी थी, वहां पर या तो उन्होंने अपने प्रयास से स्थिति बेहतर की, या ऑपोजिशन के लैक ऑफ एफर्ट से वो एडवांटेज जो था वो उनके हाथ से निकल गया। अब एक और चीज जो अभी पिछले दिनों हमने देखी, आप कर्नाटक का जिक्र कर रहे हैं, पर वो बात ये निकल कर आई सियासी पसंद के तौर पर देश में एक नॉर्थ साउथ डिवाइड है, तो मतलब कर्नाटक के जरिए बीजेपी उसको पार्ट लेगी इस बार 2000। नहीं, ये देखिए बड़ा सिंपलिस्टिक, टीवी स्टूडियो में बैठ के लोग कहे नॉर्थ साउथ डिवाइड, ऐसा मैं देखता नहीं हूँ। इंडिया में एक डिवाइड इलेक्टोरली, आई एम अंडरलाइनिंग इलेक्टोरली, उसको किसी दूसरे क्षेत्र में ना करें, वो है ईस्ट साउथ और नॉर्थ वेस्ट। ईस्ट साउथ और नॉर्थ हाँ, वेस्ट। और ईस्ट वेस्ट, ईस्ट साउथ का मतलब है आप बिहार से शुरू कीजिए, बिहार, बंगाल, उड़ीसा, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल, ये जो 220 सीटें हैं, यहां पर भाजपा की 50 से कम सीटें रही हैं। 150 से ज्यादा सीट विपक्षी दलों के पास रही है, या उन दलों के पास रही है जो बीजेपी नहीं है, एनडीए का हिस्सा फॉर्मली नहीं है, चाहे वो नवीन पटनायक हो, जगनमोहन रेड्डी हो, फॉर्मली एनडीए के हिस्सा नहीं रहे। तो ये 150 एमपी जीते हुए हैं जो नन बीजेपी नन एनडीए हैं। इनकी वैल्यू इसलिए नहीं है पॉलिटिकली, क्योंकि जो बाकी के 300 बच गए नॉर्थ और वेस्ट में, जहां बीजेपी इज फाइटिंग विथ कांग्रेस, एनसीपी, एसपी एंड आरजेडी, इन 300 में बीजेपी 80% सीट जीत गई। तो जब तक आप नॉर्थ और वेस्ट में बीजेपी को, अगर आप बीजेपी को नॉर्थ और साउथ में समझो, नॉर्थ और वेस्ट में अगर आपने 80 सीट में हरा दिया, तो ये 80 और बाकी के जो 150 हैं वो मिलकर 230, 240 हो सकते हैं। नॉर्थ साउथ का डिवाइड इसलिए नहीं, जैसे आप कह रहे हैं कर्नाटक में बीजेपी जीती हुई है 100% लोकसभा की सीट, तो नॉर्थ साउथ का डिवाइड कहाँ है? ये आपने बहुत अच्छा बताया, ईस्ट साउथ और नॉर्थ और वेस्ट वाला जो डिवाइड आपने बताया। ये जो है ना, अगर आपको बीजेपी को हराना है तो पूरी ताकत आपको लगानी है वेस्ट और नॉर्थ में, 75 से 80 सीट जीत जाओ। ईस्ट और साउथ में बीजेपी चाहे कुछ भी कर ले, वो 50 का 60 कर लेगी, 65 कर लेगी, वो 220 में 200 नहीं जीत सकते। तो आपके पास 150 कैप्टिव सीट है। अब कोई ये आर्गुमेंट दे सकता है भाई ये तो जीते हुए हैं लेकिन जगनमोहन रेड्डी तो नहीं है साथ में। अगर वैसा फॉर्मेशन कोई आएगा तो ये जो पार्टियां हैं बीजेडी, वाईएसआरसीपी, टीडीपी, ये सब आपको उस साइड बीजेपी के अगेंस्ट आ सकती हैं। अगर वो फॉर्मेशन, अगर आप नॉर्थ वेस्ट में 100-125 सीट जीत जाओगे तो ये लोग 150 उधर जुड़ जाएंगे, 270 के आसपास आप पहुंच सकते हो कम से कम।